Hello everyone, I'm Sneha Shalvi and we are continuing series of polity that we have started. अभी तक हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, फेडरल स्ट्रक्चर, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ इसके बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। अभी आज के लेक्चर में हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कंटिन्यू करेंगे। तो फॉर दैट लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन जो जानना होता है कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पहले भी हम बता चुके हैं कि बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में है। इससे पहले हम बताए थे आप लोगों को कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में था? तो पार्ट 3 में था। और पार्ट 4 में DPSP है। और पार्ट 4A में क्या था? फंडामेंटल ड्यूटीज था। पार्ट 3 और पार्ट 4 इन दोनों को साथ में कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और ये कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था? ग्रैनविल ऑस्टिन नाम के एक आदमी थे जिन्होंने बोला था कि पार्ट 3 और पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द कॉन्साइंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज आर्टिकल। आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली जब फंडामेंटल राइट्स DPSP की बात आती है। तो आप आर्टिकल से डायरेक्ट क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो प्रीलिम्स में, और मेंस में तो आप उसे कोट कर ही सकते हो। तो आर्टिकल 36 to 51 जो है हम लोग DPSP के बारे में जानते हैं। इसमें 51A लास्ट लेक्चर में बताए थे। 51A वॉज फंडामेंटल ड्यूटीज़, और 51A जो है उसमें A है, यानी कि वो अमेंडमेंट्स ऐड किया गया होगा। तो किस अमेंडमेंट ऐड किया गया था ये भी मैंने बताया था, ये आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट इज इट इज़ बोरोड फ्रॉम आयरलैंड। फर्स्ट लेक्चर में हम बताए थे कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा फीचर कहाँ से बोरो किया गया है। तो उसमें हम बताए थे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से ली गई है। और आयरलैंड में कहाँ से ली गई है? आयरलैंड में स्पेन से ली गई थी। ओके, this directive principle of state policy focuses on socio-economic justice. So what is socio-economic justice and what are the other types of justice that has been given as per our constitution? तो इससे पहले हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़े थे। फंडामेंटल राइट्स से हमें पॉलिटिकल जस्टिस मिलती है, एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से हमें सोशो इकोनॉमिक जस्टिस मिलती है। तो इससे हम सब लोग इक्वली, जो वेल्थ है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, या फिर सोशल स्टेटस सबका अच्छा हो, सबका सिमिलर हो, इसका एम करता है DPSP। DPSP का मेन एम होता है कि ये हमारे सोसाइटी को, हमारे स्टेट को, इंडियन स्टेट को वेलफेयर स्टेट बना सके। अभी हम लोग वेलफेयर स्टेट बनने का एम करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा स्टेट वेलफेयर स्टेट हो। और क्या नहीं बनना चाहते? तो पुलिस स्टेट नहीं बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पुलिस स्टेट में पुलिस के पास एक्स्ट्रा पावर होती है। जो गवर्नमेंट है या जो कॉमन पीपल है, कॉमन पीपल के पास, कॉमन पीपल का वेलफेयर जहाँ सोचा जा सके, सबका इक्वल वेलफेयर हो, वैसा सोसाइटी हम बनाना चाहते हैं। और वैसा सोसाइटी बनाने के लिए एक तरीका और एक प्रिंसिपल जिसको हम फॉलो करते हैं वो है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये वेलफेयर स्टेट प्रिंसिपल को प्रमोट करता है। एग्जैक्टली यही अभी हम बता रहे थे। इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल, इट इज़ नाइदर जस्टिसिएबल नॉर इन्फोर्सिएबल। ये जस्टिसिएबल भी नहीं है, इन्फोर्सिएबल भी नहीं है। इससे हम लोग ये बस ये प्रिंसिपल है जो एक गाइडिंग प्रिंसिपल के तरीके से काम करता है फॉर government, for executive, for legislative. This is not something that can be enforced in the court of law. कोर्ट ऑफ लॉ में जैसे फंडामेंटल राइट आपका वायलेट होता है, आप डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हो, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो रेड पिटिशन लेके, और सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता है। पर अगर आपका DPSP वायलेट होता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। आप डायरेक्ट नहीं कह सकते हो कि मेरा ये DPSP वायलेट हुआ है, तो दिस इज़ नॉन जस्टिसिएबल। इन शॉर्ट आई वॉन्ट टू से इज दिस इज़ नॉन जस्टिसिएबल। और ये नॉन जस्टिसिएबल क्यों है, ये नॉन इन्फोर्सिएबल क्यों है, इसके लिए आप कोर्ट में क्यों नहीं जा सकते हो? क्योंकि ये आइडियल प्रिंसिपल्स हैं, जैसा एक सोसाइटी को होना चाहिए। और आइडियलिज्म जो है वो बहुत हायर लेवल ऑफ
थॉट प्रोसेस होता है। तो आइडियल बनना थोड़ा मुश्किल होता है और हम एस्पायर करते हैं कि हम वहाँ तक पहुँचे। उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, बहुत एक आइडियल सिचुएशन होना चाहिए, सारे लोग उतने अच्छे होने चाहिए, तभी हम लोग इसको डीपीएसपी को पूरी तरीके से इन्फोर्स कर पाएंगे। अभी के समय में या फिर जब ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था तब इसको जस्टिसेबल इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि हमारे पास जितने भी रिसोर्स थे वो लिमिटेड थे। हमारा उस समय लिटरेसी बहुत कम था, लिटरेसी रेट, एडुकेशन, हेल्थ केयर सारा बहुत ही ज़्यादा हम लोग मीनियल स्टेट में थे। तो इसलिए उस समय हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि हम यूनिवर्सल सिविल कोड ले आएँ। उस समय हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते थे कि सबको इक्वल पे मिले, सबको एकदम जस्ट कंडीशन मिले। ये हम उस समय के लिए बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक था। अभी धीरे धीरे वी आर ट्राइंग कि हम इसको अचीव कर सकें। डायरेक्टली ये इन्फोर्सिएबल नहीं है पर इसको लॉ के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जैसे आर्टिकल में आएगा कि मैटरनिटी रिलीफ देना है, तो मैटरनिटी रिलीफ के लिए एक्ट आ गया। अब मैटरनिटी हॉलीडे सबको मिलता है। द नेक्स्ट इज इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। दिस इज नॉट रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज फॉर आवर ओन अंडरस्टैंडिंग। हम इसको डिवाइड कर लेते हैं कुछ पार्ट्स में। इससे क्या होता है कि हमें पढ़ना आसान हो जाता है और किसी भी चीज़ को कैटेगराइज करके पढ़ना, याद रखना भी आसान होता है। और इस तरीके से एक स्टैंडर्ड तरीका है ये पढ़ने का, इसलिए हम लोग इसको 3 तरीके में डिवाइड कर रहे हैं। एक सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, एक गांधीयन प्रिंसिपल और एक लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में किस चीज़ की बात होगी, गांधीयन प्रिंसिपल में किस चीज़ की बात होगी और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल में किस चीज़ की बात होगी। सबसे पहले सोशलिस्ट। सोशलिस्ट में क्या बात करते हैं हम लोग? सोशलिस्ट एक आइडियोलॉजी है जिसमें कि हम लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करते हैं। मतलब जो रिसोर्स है वो कॉमन रिसोर्स है, सबका रिसोर्स है, सबको मिलना चाहिए, किसी के पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। तो इन सब पे फोकस जहाँ पे किया जा रहा है वो हो जाएगा सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। गांधीयन प्रिंसिपल, ये तो जानते ही हैं आप लोग। गांधीयन प्रिंसिपल में क्या, गांधी जी का आइडियोलॉजी क्या था कि सबसे पहले आइडियोलॉजी था उनका पंचायत को लेकर, रूरल सेल्फ गवर्नमेंट पे वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, कॉटेज इंडस्ट्री इन सब पे बहुत बिलीव करते थे, मांस मदिरा नहीं लेना इन सब पे बिलीव करते थे। तो इंटॉक्सिकेंट्स वाला उसमें आ जाएगा, पंचायत वाला आर्टिकल 40 उसमें आ जाएगा। तो इस तरीके से गांधीयन प्रिंसिपल में आएगा। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल क्या होगा? कुछ ऐसे प्रिंसिपल है जो हायर लेवल के हैं, जो हम अचीव करना चाह रहे हैं। तो उन सब प्रिंसिपल को जो लिबरल हैं बहुत और बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल के हैं, उसको हम लोग लिबरल इंटेलेक्चुअल में काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 44 में है यूनिवर्सल सिविल कोड, 45, 46, 47 ये सब। तो ये 46 जो है वो गांधीयन में आता है, 47 आता है लिबरल इंटेलेक्चुअल में। तो ये सारे आर्टिकल्स के बारे में अभी हम लोग आगे डिटेल से जानेंगे। अभी आपको ये समझना है, बस इसमें ध्यान रखना है कि पार्ट 4 में आता है, आर्टिकल 36 to 51 में है। आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड में स्पेन से लिया गया था। वेलफेयर स्टेट प्रमोट करता है, कॉन्साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं इसको। नॉन जस्टिसेबल है, नॉन इन्फोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ है। और 3 तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। So we will start with directive principle of state policies. The best way to understand it is through articles. हम लोग इंडिविजुअली, कुछ एक तरीका होता है कि आप इसको अलग अलग पढ़ो और दूसरा तरीका होता है कि आप पहले सारा पढ़ लो और उसके बाद समझ लो कि अच्छा ये इसमें आया था, वो उसमें आया था। तो आपको जब एक ही चीज़ को 2 तरीके से पढ़ोगे ना तो याद रखने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। So the next is आर्टिकल 36। हम लोग 35 तक पढ़े थे फंडामेंटल राइट में। 36 क्या है? 36 में भी स्टेट का ही डेफिनेशन है। अच्छा, तो ऐसा 2 बार क्या क्यों दिया गया है स्टेट का डेफिनेशन? इससे पहले स्टेट का डेफिनेशन किस में था? आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 12 में जो स्टेट का डेफिनेशन था वो फंडामेंटल राइट के लिए था, यानी कि पार्ट 3 में जितना भी जगह स्टेट आया था उसमें जितना भी जगह उसका मतलब स्टेट का क्या मतलब हो रहा है, स्टेट का डेफिनेशन क्या है, वो पार्ट 3 में आर्टिकल 12 में दिया हुआ था। और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पार्ट 4 पढ़ रहे हैं। तो पार्ट 4 में जितनी भी बार स्टेट आएगा उसका डेफिनेशन कहाँ दिया हुआ है? आर्टिकल 36 में दिया हुआ है। तो आर्टिकल 36 में स्टेट का डेफिनेशन है।
डेफिनेशन सेम ही है कि जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज होंगे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, या फिर कोई भी ऐसा बॉडी जिसको गवर्नमेंट ऑथोराइज की हुई हो, वो सब जो है पार्ट ऑफ स्टेट है, दैट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो सबसे पहले हम लोग स्टेट का डेफिनेशन जान लिए। द नेक्स्ट इज आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 में क्या कहता है? द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस पार्ट शैल नॉट बी इन्फोर्सिएबल। अभी जब हम आपको बता रहे थे कि दिस प्रिंसिपल, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज नॉन इन्फोर्सिएबल, तो इसका मतलब यही होता है। और ये कहाँ दिया हुआ है? इन्फोर्सिएबल नहीं है, मतलब हम डायरेक्ट इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, तो ये इन्फोर्सिएबल नहीं, ये दिया हुआ है आर्टिकल 37 में। द नेक्स्ट इज आर्टिकल 38। 38 में हम लोग वेलफेयर स्टेट, ये अभी आप ध्यान दीजिएगा, 38 हम लोग सोशलिस्ट प्रिंसिपल में पढ़े थे। सोशलिस्ट प्रिंसिपल में क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस होता है। तो आप 38 आर्टिकल को ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा इसको कैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जो रिसोर्स है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। The state shall strive to promote the welfare of people by securing and protecting as effectively as it may social order in which justice, social, economic and political shall be involved। मतलब किस चीज़ का बात हो रहा है? जस्टिस का बात हो रहा है। कैसा जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये तीनों टाइप ऑफ जस्टिस का बात हो रहा है आर्टिकल 38(1) में। नेक्स्ट इज सेकंड में उसका दिया गया है बस इतना ही कि जो भी इनइक्वालिटी है उसको कम करना है। इनइक्वालिटी हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा है, ऑक्सफैम का रिपोर्ट आते रहता है जिसमें हमेशा बताया जाता है कि इनइक्वालिटी हमारे यहाँ कितना ज़्यादा है। रिच और पुअर के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है, जो गरीब है वो काफ़ी गरीब है, जो अमीर है वो काफ़ी अमीर है। तो ये इनइक्वालिटी दिखाता है। वेलफेयर स्टेट जो हमारा एस्पिरेशन है उसमें हम ये नहीं चाहते हैं कि गरीब जो हो वो इतना गरीब हो कि उसके पास खाने को ना हो, अमीर हो वो बहुत ज़्यादा अमीर हो। हम इसको बैलेंस आउट करना चाहते हैं, कुछ पैसा हम अमीर से लेकर गरीब को दे दें। इससे क्या होता है कि हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कर पाते हैं। तो इनइक्वालिटी कम करने के लिए आर्टिकल 38 क्लॉज 2 है, तो इसमें हम इनइक्वालिटी कम करने का एस्पायर करते हैं। द नेक्स्ट इज आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 कहता है, आर्टिकल 39 में बहुत सारे सबसेक्शंस हैं, 39 क्लॉज F तक है, और फिर 39A कैपिटल ए जो है वो बाद में आया था, वो फ्री लीगल एड के बारे में है। तो इसमें भी हम लोग कहते हैं 39 में हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं कि कैसे सोशल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो एक आप देखिएगा कि एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होना चाहिए, और एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड का राइट है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये बस राइट है कि हमको, मेरे पास एक ऐसा साधन होना चाहिए जिससे हम लाइवलीहुड कमा सके, अपना बेसिक खर्च, रहना, खाना और एक डिग्निफाइड लाइफ जो कि हमारा फंडामेंटल राइट था अंडर आर्टिकल 21, वो पूरा कर सके। उसके लिए हमें लाइवलीहुड चाहिए, हमें कुछ सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। तो वो राइट टू लाइवलीहुड किस में आता है? 39 क्लॉज ए में आता है। बी में आता है कि जो भी रिसोर्स है, जितने भी रिसोर्स हैं, बीट आपका पानी, नदी या जितना भी लैंड है, ये सब कुछ जो है वो कॉमन ओनरशिप है, ये किसी एक का नहीं है, कॉमन ओनरशिप का बात होता है। जितना भी रिसोर्स है वो कॉमनली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, इसका बात होता है आर्टिकल 39 क्लॉज बी में। 38 में क्या बात हुआ था? लाइवलीहुड का मीन्स एडिक्वेट होना चाहिए, मतलब लाइवलीहुड होना चाहिए, सबके पास एक तरीका होना चाहिए कि वो अपना जीविकोपार्जन कर सके। और 39 बी में क्या था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, ओनरशिप ऑफ वेल्थ होना चाहिए। ओनरशिप ऑफ वेल्थ जो है वो कम्युनिटी का होना चाहिए। द नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो प्रोहिबिट करना है, मतलब जैसे अभी हम बताएं इनइक्वालिटी में रिच के पास बहुत ज़्यादा रहता है, पुअर के पास बहुत कम रहता है। ये गैप को कम करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ प्रिवेंट करना है, मतलब हम ऐसा होने ही ना दें कि रिच के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ होते चला गया। मान लीजिए किसी के पास पैसा है, वो पैसे से और अपना एम्पायर एक्सपांड करते 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 इतना एक्सपांड कर गया कि पूरा ऑलमोस्ट खरीदने को वो सब कुछ ही खरीद सकता है। पर नहीं, ऐसा नहीं है, सीलिंग लगा होता है कि इससे ज़्यादा आप नहीं खरीद सकते हो। तो
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रोहिबिट करना है, ये है आर्टिकल 39 क्लॉज सी में। 39 क्लॉज डी में है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि सेम काम करे वुमेन को कम पैसा मिले, मेन को ज़्यादा मिले। इक्वल पे होना चाहिए, काम के हिसाब से पैसा होना चाहिए, जेंडर के हिसाब से नहीं। देन नेक्स्ट इज 39E, इसमें हेल्थ के बारे में बात होता है और 39F में भी हेल्थ के बारे में ही बात होता है, लेकिन इस 39F में चिल्ड्रन के हेल्थ के बारे में बात होता है और 39E में वर्कर्स के हेल्थ के बारे में बात होता है। ओके, तो इसमें है कि हेल्थ सबका अच्छा रहे, वो एस्पायर किया जाना चाहिए ताकि एक डिग्निफाइड लाइफ सब जी सके। हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, हेल्थ तो प्री रिक्विजिट है एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए, इनफैक्ट जस्ट लाइफ के लिए भी एक हेल्थ प्री रिक्विजिट है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 39 क्लॉज ए। 39 क्लॉज ए में कहता है फ्री लीगल एड मिलना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। कैसे मिलेगा फ्री लीगल एड? तो जब भी आप पे कोई केस हो गया है और या मान लीजिए किसी इंसान पे कोई केस हो गया है और वो उसको डिफेंड करना है खुद को, पर वो कर नहीं पा रहा है, तो कैसे होगा? वो तो डिफेंड ही नहीं कर पा रहा, वो तो अपना पॉइंट ही नहीं रख पा रहा, वो तो वकील ही नहीं रख पा रहा, तो उसको ऐसे ही जस्टिस नहीं मिलेगा। तो ये तो हमारा एस्पिरेशन है ही नहीं। हम तो हर तरीके का जस्टिस चाहते हैं, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो। तो इस तरीके से हम लीगल सिस्टम में कैसे सोच सकते हैं कि उसको जस्टिस ना मिले जस्ट बिकॉज उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है कि वो वकील रख सके। तो इसको केटर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग 39 क्लॉज ए में रखे हैं कि इक्वल जस्टिस होगा और फ्री लीगल एड होगा। मतलब जो नहीं लिख सकते हैं, जो नहीं बता सकते हैं कि, या जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं कि हमारे पास ये वकील है, अब वकील अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको वकील प्रोवाइड करवाया जाएगा। किस तरीके से प्रोवाइड करवाया जाता है? DLSA, नालसा और SALSA। इसमें क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो इसके थ्रू क्या होता है कि आपको लॉयर दिलवाया जाता है, आपको एडवोकेट दिलवाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई जेल में है, जेल में कुछ बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कि जेल में आ तो गए हैं, उन्होंने पता नहीं क्राइम किया है भी या नहीं, और वो उनको फंसा दिया गया है और उनको अपने आप को डिफेंड करना है, पर वो इतने डाउन ट्रोडन पार्ट ऑफ सोसाइटी से आ रहे हैं कि वो अपना पॉइंट ही नहीं रख पा रहे, वो वकील अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो वो लेटर लिख के देते हैं कि हम इस कैटेगरी से आते हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हम एक वकील रखें, वकील का खर्चा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जेल के तरफ से ही वो लेटर DLSA को फॉरवर्ड किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, और वहाँ से उनको लीगल टीम भेजी जाती है, वहाँ से एक लॉयर दिया जाता है और वो लॉयर उनको डिफेंड करता है कोर्ट में। सरकारी वकील होता है, उसका पूरा पेमेंट सरकार करती है। तो इस तरीके से फ्री लीगल एड का प्रोविज़न हमारे सोसाइटी में किया गया है। ये ना ही सिर्फ DPSP का पार्ट है, बल्कि ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि प्रेजेंट में लागू हो चुका है। हम लोग इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी भी। द नेक्स्ट इज आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 किस कैटेगरी में आया था? जब हम लोग डिवाइड किए थे इसको सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल, तो हम लोग बताए थे कि गांधीयन प्रिंसिपल में आर्टिकल 40 आया था। आर्टिकल 40 वाज ऑल अबाउट विलेज पंचायत। विलेज पंचायत में विलेज पंचायत होना चाहिए। हमारे यहाँ विलेज पंचायत का शुरू से था, जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस समय विलेज पंचायत एक टीयर ऑफ गवर्नमेंट नहीं थी, उस समय सिर्फ स्टेट था और सेंटर था। फिर बाद में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसमें कि ये बताया गया था कि 73rd में रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और 74th में अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का प्रोविज़न आया था, जिससे कि हम लोग विलेज पंचायत को इन्फोर्स किए हैं, जो कि पहले से नहीं था। हमारे यहाँ जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का प्रोविज़न नहीं था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का प्रोविज़न 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के बाद ही आया है, उससे पहले सिर्फ स्टेट और सेंटर का प्रोविज़न था। द नेक्स्ट इज आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 में
बात करता है विद इन द लिमिट ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी। ये दिख रहा है विद इन द लिमिट ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी। इकोनॉमिक कैपेसिटी लिमिटेड होती है ना, हमारी भी इकोनॉमिक कैपेसिटी लिमिटेड है, गवर्नमेंट की भी इकोनॉमिक कैपेसिटी लिमिटेड है। तो इकोनॉमिक कैपेसिटी का लिमिट को ध्यान में रख के ही प्रिंसिपल बनाया भी जा रहा है। एक आइडियल लिस्ट में भी हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हमारे पास हमारे पास अनगिनत वेल्थ है, वो लिमिटेड है। इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क, अभी हम लोग इससे पहले पढ़े थे राइट टू लाइवलीहुड, यहाँ पे पढ़े थे लाइवलीहुड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड के बारे में 39 क्लॉज ए में पढ़े थे। 40 में हम लोग जानते हैं राइट टू वर्क, वो इकोनॉमिक कैपेसिटी के लिमिट में रखते हुए राइट टू वर्क, टू एडुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये हमारा एस्पिरेशन है कि हमारे पास राइट टू वर्क होना चाहिए, इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस होना चाहिए और राइट टू एडुकेशन होना चाहिए। राइट टू एडुकेशन तो खैर अब फंडामेंटल राइट का भी पार्ट बन चुका है आर्टिकल 21 क्लॉज ए में। और अभी हम लोग जानते हैं कि एडुकेशन, वर्क और असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। दिस इज द पार्ट ऑफ आर्टिकल 42। इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिजेबलमेंट, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि राइट टू वर्क और एडुकेशन जो है नॉर्मल सिचुएशन में तो अभी है भी हमारे पास, कि जैसे राइट टू एडुकेशन 21 क्लॉज ए में है, लेकिन इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कोई गरीब है और उसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ओल्ड एज बूढ़े लोगों के लिए, सिकनेस कोई बहुत बीमार है, और डिजेबलमेंट मतलब कोई दिव्यांगजन है, उन लोगों के लिए स्पेशल प्रोविज़न किया गया है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिजेबलमेंट या फिर अनएम्प्लॉयड और ओल्ड एज के लिए कौन सी स्पेशल प्रोविज़न किया गया है। तो वर्क, एडुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस का प्रोविज़न किया गया है। और क्या क्या कंडीशन है, अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस और डिजेबलमेंट। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आर्टिकल 41 में इसके बारे में बताया गया है। 42 में बताया गया है ह्यूमेन कंडीशन, आर्टिकल 42 में बताया गया ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क और मैटरनिटी रिलीफ के बारे में। हम पहले भी बताए थे आपको इसी लेक्चर में कि मैटरनिटी रिलीफ जो है वो हम लोग चाहते हैं कि हो, सबको मिले। तो मैटरनिटी रिलीफ का प्रोविज़न शुरू से नहीं था, मैटरनिटी रिलीफ पहले डीपीएसपी में था, और जैसे जैसे समय बढ़ता गया हम लोग डीपीएसपी को लागू करने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी यूसीसी का बहुत बात चल रहा है, यूसीसी को लागू करने का कोशिश कर रहे हैं। तो जब मैटरनिटी रिलीफ एक्ट नहीं था, जब हम लोगों को या महिलाओं को मैटरनिटी रिलीफ मिलता नहीं था, उस समय भी ये प्रोविज़न डीपीएसपी में था और डीपीएसपी को ही इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्ट आया था। क्या क्या है, ह्यूमेन कंडीशन और मैटरनिटी रिलीफ। और 43 क्या है कि डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सके, इसके लिए। तो अभी तक हम लोग 42 तक पढ़े हैं, तो हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या था। 36 में सबसे पहले क्या हम लोग पढ़े थे, स्टेट का डेफिनेशन, यहाँ देख लीजिए। 37 में क्या पढ़े थे कि ये इन्फोर्सिएबल नहीं है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, या जस्टिसिएबल नहीं है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। 38 में हम लोग क्या पढ़े थे, ये एक बार चेक कर देखते चलिए ताकि आपको बार बार माइंड में पिक्चर बने, वो क्लियर रहे। 38 में क्या था कि वेलफेयर ऑफ द पीपल होना चाहिए, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, तीनों काइंड ऑफ जस्टिस होना चाहिए। ये हम लोग 38 में पढ़े थे। 39 में कितना था, ए बी सी डी ई एफ था, फिर 39 ए भी था। तो 39 ए में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े थे कि एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होना चाहिए। 39 ए में पढ़े थे कि लाइवलीहुड होना चाहिए। 39 बी में पढ़े थे कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। 39 सी में पढ़े थे कि कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए। 39 डी में क्या पढ़े थे, इक्वल पे के बारे में पढ़े थे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, चाहे वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, अगर काम सेम है तो इक्वल ही पेमेंट भी होगा। ये हम लोग 39 डी में पढ़े थे। 39 ई में फिर हम लोग यहाँ देख लीजिए पढ़े थे कि हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में पढ़े थे, हेल्थ ऑफ वर्कर्स मोस्टली। और 39 एफ पढ़े थे चिल्ड्रन के कॉन्टेक्स्ट में। फिर 39 कैपिटल ए लीगल एड के बारे में जाने थे। 39
कैपिटल ए हो गया, उसके बाद हम लोग 40 जाने थे। 40 में क्या था, विलेज पंचायत। दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट आर्टिकल जिसको हम लोग बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किए हैं 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। उसके बाद फिर हम लोग 41 पढ़े कि इन केस ऑफ डिजेबलमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज और सिकनेस, इन चारों केस में हम लोगों को असिस्टेंस मिलेगा, राइट टू वर्क का, एजुकेशन का और स्पेशल असिस्टेंस मिलेगा। और 42 में पढ़े कि ह्यूमेन कंडीशन होगा वर्क का और मेटर्निटी रिलीफ। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेटर्निटी रिलीफ किस एक्ट में है या किस प्रोविजन में है, कहाँ पे है, डीपीएसपी में है, प्रीएम्बल में है, फंडामेंटल ड्यूटी में है, फंडामेंटल राइट में है, तो डीपीएसपी में है। और कौन से आर्टिकल में है, 42 में है। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू एंड विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर।